ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैंने बताई थी आपको, और ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ। क्या चाहिए? फिर थोड़ा आगे चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। डेबिट साइड में हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए थे। क्रेडिट साइड में ये नहीं है, ये नहीं है, ये दैट्स नॉट। क्रेडिट साइड में कौन सा है? इनडायरेक्ट इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट बताया था। ठीक है। अब एक और कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप, अभी वहां से चलेगा तब तो चलेगा, थोड़ा टेम्परेचर ठीक रखना बेटा उसका। हाँ, जो सिंगल शीट है उसको निकाल लीजिए एक बार, सिंगल शीट। जस्ट टेक आउट द सिंगल शीट। क्या स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग सिंगल शीट को? कैन यू सी दिस? यस सर। हाँ जी। सिंगल शीट में रिवर्स साइड में आप देखेंगे देयर आर मेनी आइटम्स। एक येलो आइटम लिखा है एसेट्स का, और एक लिखा है लायबिलिटीज का। तुम्हारी शीट कहाँ चली गई? देहातियों वाले काम छोड़ दो थोड़ा। तुम लड़ाई के मैदान में जा रहे हो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है। ये शीट निकाल लीजिए सब लोग, सभी के पास है। आइए देखें जरा। अब एक बच्चे ने अभी क्लास शुरू होने से पहले मुझसे पूछा था कि सर, क्या ये जरूरी है कि हम बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज, उनको अलग अलग हेडिंग के अंदर दिखाएं? पहले तो जरा समझिए कि अलग अलग हेडिंग होती कौन सी हैं। वो हेडिंग मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं अभी लिखाऊंगा बोर्ड पे भी, और फिर हम नोट्स में देखेंगे कि ये हेडिंग्स कौन सी होती हैं। फिर जब हम बैलेंस शीट के अंदर आइटम दिखाते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर अंडर विच वी कैन प्लेस द आइटम्स इन द बैलेंस शीट। वो ऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले जरा समझिए, जो बैलेंस शीट होती है वो कुछ नहीं है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। और आपको मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती थी? एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कौन सी वाली होती थी? एक्सटर्नल वाली होती थी, ऐसे करके। ठीक। फिर आपको ध्यान होगा, एसेट्स को हम दो हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्से को क्या बोलते थे? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और दूसरा बोलते थे क्या? करंट एसेट्स। वी जस्ट टॉक अबाउट दैट, ऐसा बोलते थे। इसी तरह से लायबिलिटीज भी दो हिस्से की होती है, दो तरह की। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। और बोलते हैं क्या? करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके। ठीक। तो जो बैलेंस शीट होती है, इट इज नथिंग एल्स बट अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्या है? एक फॉर्मेट है। अकाउंटिंग इक्वेशन को एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करा गया। कैसे प्रेजेंट करा गया? ऐसे दिखाया जाता है, हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स, जो भी नाम होगा, एज एट, और जो जैसे 31 मार्च 2024, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर दे रखा होगा उसके एंड पे बैलेंस शीट बनती है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी बनता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन फर्क क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पीरियड स्टेटमेंट दैट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसीलिए लिखा जाता है ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये होता है पोजीशन स्टेटमेंट। 31 मार्च 2024 को आपकी एसेट्स और लायबिलिटी का फाइनल टोटल कितना है, इसे बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होता है पीरियड ऑफ टाइम पे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम। इसे एज एट लिखा जाता है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे हैं। वो फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है। भाई कोई पीरियड खत्म होगा तो बताएंगे ना, फॉर द ईयर एंडिंग। वो पीरियड स्टेटमेंट है, ये पोजीशन स्टेटमेंट है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमारा ये डॉक्यूमेंट बनता है, याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने ऐसा कुछ बनवाया था, होता था ना, टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे कि भाई प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन इन द बैलेंस शीट एट द एंड एज वेल, ऐसा बनवाया जाता था आपसे। ठीक। ये लीजिए, ये लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास रुपीज रखा, यहाँ हमने लिखा एसेट्स, और यहाँ रुपीज है, और यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या? लायबिलिटीज, ऐसे करके बन गई बैलेंस शीट आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लायबिलिटी शो करती है, राइट हैंड साइड क्या शो करती है? एसेट्स। लेकिन आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में तो ये उल्टा उल्टा जा रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। ठीक है।
मुझे नहीं पता, ढूंढो। श्री राम जब वनवास गए थे तो लक्ष्मण ने क्या किया था, उनकी खड़ाऊ जो थी उसे सिंहासन पर रख दिया था। तो एक बच्चा पढ़ने के लिए आया 5 बजे, यहाँ पर अपना बैग रख के चला गया, बैग ने पढ़ाई कर ली अच्छे से, बच्चा भी इंस्टॉलमेंट में आया क्लास के अंदर। कोई बात नहीं, होता है, बोल के तो चले जाते। यहाँ बैठ के पढ़ने में रोक थी कोई? चलो, सबको जाना होता है एक दिन। ओके, लेट अस सी दिस। एसेट चला गया, लायबिलिटी चली गई। देखिए जरा, उसमें जैसे इसने पूछा था मुझसे थोड़ी देर पहले कि सर लायबिलिटी और एसेट्स को, देखिए ध्यान से जरा, आई जस्ट शो यू है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के अंदर ना एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाते हैं। पहले जरा हम पढ़ लेते हैं कि एसेट्स के कंपोनेंट कौन से होते हैं, लायबिलिटी के कंपोनेंट कौन से होते हैं, और एक एक कंपोनेंट को मैं प्लेस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर बताऊंगा कि देर आर टू मेथड्स थ्रू विच आइटम्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, उसका डिस्कशन अभी हम यहाँ करेंगे। दो मेथड से बैलेंस शीट प्रेजेंट करी जाती है। एक को कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और एक को कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेजेंट करी जाती है वो दो तरह से प्रेजेंट करी जाती है। एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और नंबर दो ऑर्डर होता है इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ क्या, लिक्विडिटी। ये क्या होता है? ये जो शीट दिखा रखी है ना मैंने आपको सिंगल पेज वाली, उसी में परमानेंसी और लिक्विडिटी दोनों दिखेंगे आपको, ठीक। लेकिन उससे पहले हम आइटम पढ़ लेते हैं कि भाई नॉन करंट के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे। ये देखो ना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे, कैपिटल, और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें जोड़ी और घटाई जाती है वो देखेंगे। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएंगे। मतलब चार हेडिंग आपके पास मेन है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऐसे बोला। चलिए अब नोट्स को देखें जरा एक बार, सब लोग उस नोट्स को निकाल लीजिए। और आपके सामने नोट्स दिख रहा है, कैन यू सी दिस? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है आपको, एसेट्स, ठीक है जी। अब ये दिख रहा है करंट एसेट्स, कैन यू सी द करंट एसेट्स ऑन द बोर्ड? पहला आइटम करंट, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है देखिए। कैश इन हैंड आता है, इंक्लूडिंग पेटी कैश। पेटी कैश आपने कैश बुक में पढ़ा था। बैंक, या बैंक का डेबिट बैलेंस या कैश एट बैंक आता है, इन तीनों का मतलब एक है। ट्रेड और अकाउंट्स रिसीवेबल, बेटा डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला के क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। देखिए कैसे दिखा रखा है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स या बुक डेट्स। अगर कभी बुक डेट्स लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, वो डेटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। एक एक आइटम को ध्यान से देखेंगे और अपने हिसाब से अपने अपने निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला हमने, बिल्स रिसीवेबल। डेटर से जब हमें क्या हो जाता है, बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। थोड़ा और नीचे चले गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हमने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मतलब 1 साल से कम के लिए अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट्स ओनली। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे आपको नॉन करंट एसेट्स भी दिखेगी, ठीक है। और आगे चलें जरा, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, ठीक है। ये क्या होती है, आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। भाई रेंट मिलना था, नहीं मिला, हमारे लिए क्या बन जाती है, वो एसेट्स बन जाती है। देखो बेटा समझना, रेंट रिसीव्ड इज व्हाट, इनकम। बट इफ रेंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज व्हाट, एक्रूड इनकम। वो कहाँ जाएगी आपकी, और वो 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगी आपको, और करंट असेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए नोट देखो बेटा, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। एडवांस एक्सपेंसेस, पेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये सब एडवांस एक्सपेंस के अलग अलग नाम है। पेपर बनाने वाला क्या लिखता है, अनएक्सपायर्ड रेंट लिख देता है। बच्चा सोचता है यार अनएक्सपायर्ड रेंट क्या हुआ। अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब है कि आपने रेंट पे किया और आप उस ड्यूरेशन तक रहे नहीं, आपका रेंट मकान वाले के पास जमा है, उसे बोलते हैं अनएक्सपायर्ड रेंट। जनरली वो कुछ नहीं होता, एडवांस रेंट होता है। एडवांस रेंट हमारे लिए क्या बन गई, एसेट्स बन गई, ठीक है। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि आप 5 साल का रेंट एडवांस देके चले जाओगे। हम 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 11 महीने का रेंट देते हैं। अगर आप किसी मकान मालिक के पास जाओगे और अगर मकान उसका किराए पे लोगे तो आप बोलोगे लो भैया 5 साल का किराया ले लो, कहेगा भैया मैं तो नहीं ले रहा 5 साल का किराया। क्यों नहीं ले रहा, 5 साल तक रहोगे, कब्जा कर लोगे उसके घर पे।
तो वो कहता चलो 1 साल का किराया ले लो। कह रहा मैं 1 साल का भी नहीं ले रहा, मैं तो 11 महीने का लूंगा। देख रहे हैं ना, 1 साल से कम के लिए। तो एडवांस रेंट जो होता है वो होता है क्या, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उससे कम के लिए। क्लोजिंग स्टॉक याद है, साल के आखिर में दिखाई जाती है बैलेंस शीट में। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की, सेमी फिनिश्ड की, फिनिश्ड गुड्स की, ये सब क्या होती हैं आपकी करंट असेट्स की कैटेगरी में रखी जाती हैं। और अगर आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा हो। आपके कुछ लोगों में कराया था ना, सेट ऑफ भी करना सिखाया था, जीएसटी को, इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना सिखाया होगा आप लोगों में। लेकिन अब आपकी बुक में तो क्वेश्चन है, लेकिन सेट ऑफ करना जीएसटी सिलेबस में नहीं है। तो क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है, अगर क्वेश्चन में इनपुट इनपुट दे रखा हो तो एसेट्स में दिखा दीजिए, और अगर आउटपुट आउटपुट दे रखा है तो कहाँ दिखा दीजिए, लायबिलिटी में। अदरवाइज तरीका क्या होता है, इनपुट से आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। अगर इनपुट ज्यादा होगा तो एसेट्स में दिखेगा, और अगर आउटपुट ज्यादा होगी तो कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी में दिखेगा। तो हमने दोनों तरफ रख दिया, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनपुट इज मोर, आउटपुट इज लेस, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी आउटपुट इज मोर, इनपुट इज लेस। भाई अगर आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा, तो कहाँ दिखेगा, देखो लायबिलिटी साइड में। देखो अगर अपोजिट साइड देखिए, आप दिख रहा है लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है या नीचे, आउटपुट एक्सीड्स इनपुट। और अगर एसेट साइड में कब है, अगर इनपुट एक्सीड्स आउटपुट। जीएसटी इज नॉट इन योर सिलेबस, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा सिंपल तरीका है, इनपुट को डाल दीजिए एसेट्स में, आउटपुट डाल देना लायबिलिटी में, योर वर्क इज ओवर। फाइन, आगे चलते हैं। अब आ रही है नॉन करंट एसेट्स की। भाई ये एसेट्स वो होती हैं जिन्हें आप बिजनेस में लंबे समय तक रखते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, बोला अब हम 5 साल के लॉक इन पीरियड पे डाल देते हैं। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, 4 साल के लिए खरीद लिए। या आपने क्या कर दिया, किसी को लोन दे दिया, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन करंट कहलाते हैं। नॉन करंट का मतलब क्या होगा, इफ देयर टाइम पीरियड एक्सीड्स 1 फाइनेंशियल ईयर, तब उन्हें नॉन करंट बोलते हैं। एंड इफ देयर टाइम पीरियड इज विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसे करंट ईयर बोलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था मैंने ये चीज आप लोगों को, ठीक है। नॉन करंट करंट का क्लियर डिस्टिंक्शन। अगर एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा के लिए आपने किसी को लोन दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन करंट कहलाएगा। और अगर विद इन फाइनेंशियल ईयर तो क्या कहलाएगा, करंट। भाई जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, वो कौन सी लाइबिलिटी है आपके पेरेंट्स के लिए, करंट लाइबिलिटी। लेकिन जो होम लोन है आपके पेरेंट्स के लिए, क्या है वो, नॉन करंट लाइबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लोन डेबिट, लोन डेबिट लिखा है, या लोन गिवन टू एक्स वाई जेड। और अगर हमें पीरियड स्पेसिफाई नहीं देकर रखा होगा, तो हम उसे क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म वाला ही मान के चलेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं मान के चलेंगे। फिक्टिशियस असेट्स, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं। अब भाई ऐसे लॉसेस विच आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड ड्यू टू एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, उसे कहते हैं फिक्टिशियस तो असेट्स। जैसे एडवर्टीजमेंट वाला हाँ, जैसे रहने जैसे को। जैसे हमने बताया था, शायद खरगोश कपूर से आपने क्या कर दिया था, उसको 4 करोड़ रुपए दे दिया था। तो देखिए, यहाँ यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में उसका इस्तेमाल होता है। 5 करोड़ रुपए हमने शायद को बोला 5 साल के लिए, 1 साल हो गया इस्तेमाल। तो 1 साल का जो एडवर्टीजमेंट है वो तो इस साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल के। तो 4 करोड़ बच गया, उसे कहाँ दिखाऊंगा मैं, उसे दिखाऊंगा बैलेंस शीट की कौन सी साइड में, एसेट साइड में। क्या वो मेरी एक्चुअल में एसेट्स है, बिल्कुल नहीं है। इट इज बेसिकली अनरिटर्न ऑफ लॉस विच इज शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड ड्यू टू सम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्हें हम एसेट साइड में रखते हैं। जबकि हमारे क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं, जिन्हें हमने खत्म नहीं किया। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लॉसेस को खत्म ना करें। इनकम टैक्स एक्ट आपको राइट देता है कि आपके हैवी लॉसेस जो हैं उनको 4-5 साल में आप खत्म करें, ठीक है। अब मुझे बताइए, याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो भी लॉस होता था कैपिटल से माइनस करते थे आप। अब कैपिटल दिखाई जाएगी यहाँ पर, अगर मैं कोई कैपिटल से माइनस करूंगा या उसे एसेट साइड में दिखा दूं, तो इट विल सर्व द सेम पर्पस। बोलिए भाई, देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमारी कैपिटल यहाँ जानी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे करके। तो ड्यूरिंग देयर हमारा कोई लॉस हो गया तो हम करते थे माइनस लॉस, याद है ना, कैपिटल में से माइनस करते थे लॉस ऐसे, और यहाँ रख दिया। यही तो होता था, अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये तो करते थे, जितने भी लॉसेस होते थे कैपिटल से माइनस करते थे। लेकिन जब हमारे पास बैलेंस शीट बनती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि कैपिटल हमारे पास यहाँ है, लॉस हम यहाँ माइनस करके दिखाएं, या अगर मैं लॉस माइनस करके ना दिखाऊं और इसे इस तरफ ले जाऊं ऐसे करके, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा। इज दिस लॉस माई एसेट, नहीं ना। और बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। अरे मान लो, जैसे
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का कोई आइटम राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस ही तो होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई आइटम माइनस पड़ा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, प्लस तो होगा वो। तो बस यही है। इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू होती है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स तो क्या होते हैं? ये एसेट्स होती ही नहीं है, ये तो लॉसेस हैं जिन्हें आपने राइट ऑफ नहीं किया। तो जब आप इंटेंजिबल एसेट्स को बेचोगे तो पैसा मिलेगा आप। ठीक है, उनकी वैल्यू अमोर्टाइज होती है। फिक्स एसेट्स डिप्रिशिएट होती है, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होती है, नेचुरल एसेट्स डिप्लीट होते हैं। डिप्रिशिएशन में पड़ा था। लेकिन लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स ये तो डिप्रिशिएट ही नहीं हो सकते। ये तो क्या लॉसेज हैं, लॉसेस थोड़े डिप्रिशिएट करते हैं, ये तो राइट ऑफ होते हैं धीरे धीरे करके। तो फिक्टिशियस एसेट्स, देखिए आप जरा नोट्स दोबारा से देखिए। अच्छा, अब हमने करंट एसेट्स का डिस्कशन कर लिया, चलो नीचे चलते हैं। फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में सबसे ऊपर क्या आया? टेंजिबल एसेट्स। पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें टेंजिबल एसेट्स से कौन कौन सी हो सकती हैं? लूज टूल्स हो सकते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी दीज, अच्छा, इन केस ऑफ अ कंपनी देखो, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंडिविजुअल बंदे की अकाउंटिंग। जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, और ट्वेल्थ में पढ़ेंगे आप कंपनी के अकाउंट्स। ठीक है। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर, यहाँ तो वो टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे ट्वेल्थ में, तब उन्हें किसके अंदर दिखाया जाएगा? इन्वेंट्री के अंदर दिखाया जाएगा, और वो करंट एसेट्स के अंदर दिखेंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ट्वेल्थ में ये मत बोलना कि सर आपने तो गलत पढ़ाया था, नहीं। हम यहाँ बाइफर्केशन कर रहे हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल के हिसाब से। लूज टूल्स क्या होते हैं जरा जानिए। स्क्रू ड्राइवर, प्लास, पेचकस, हैमर, हथौड़ियाँ, ये होता है ना जो आप जिनसे आप अपने नट बोल्ट टाइट करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से नट बोल्ट खोलना बंद करना करते हैं, उन्हें लूज टूल्स कहते हैं। टूल्स बताया मैंने आपको क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, फ्लोर क्लीनर्स हो गए, डस्टर्स हो गए, सॉफ्ट कॉटन हो गए, इन्हें स्टोर्स बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होती है वैसे? क्या होती है ये? टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में डाली हुई है। तो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी, वैसे इनको हमें कहाँ डालना चाहिए था? करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालना चाहिए था। लेकिन जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बना रहे होते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके चलते, बट कंपनी के अकाउंट में एसेंशियली कहाँ दिखाई जाएंगे? ये करंट एसेट्स का पार्ट बन के दिखाई जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास बाइफरकेशन करने के लिए आए तो यू कैन ऑलवेज शो देम इन द करंट एसेट्स, क्योंकि कंपनी अकाउंट में करंट एसेट्स के अंदर दिखा रहे हैं। हम इन्हें टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए, स्क्रू ड्राइवर, हैमर वगैरह ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक बार कील ठोकोगे फेंक दोगे उससे। यू विल कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम। लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं बेकार है ये। लेकिन हम कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। इक्विपमेंट्स, वो औजार, कल पुर्जे जिनसे आपका काम चलता है। फर्नीचर, फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर जिस पे आप बैठे हैं। ठीक है। फिटिंग्स क्या है? ये बोर्ड आपके सामने लगा, वो ट्यूबलाइट आपके सामने लगी, ये फिटिंग्स है। फिटिंग्स है, ये फिक्सचर्स है। फर्नीचर जो मूवेबल होता है, फिक्सचर जो फिक्स हो गया, वो देखो एयर कंडीशनर लगा हुआ है और स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है? आपके फिक्सचर्स हैं। फिटिंग क्या होती है जानते हैं? दीवार के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायर चली गई हैं, दीवार के अंदर जो नलकों के पाइप चले गए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिटिंग्स बोलते हैं। ये तीनों आपकी एसेट्स होती हैं, फर्नीचर भी, फिक्सचर्स भी और फिटिंग्स भी। यू शुड बी डिफरेंशिएटिंग। फर्नीचर जिस पे आप बैठे हैं, ठीक है, फिक्सचर जो दीवारों पे लगा है, जैसे एसी लगा है, फिक्स है ना, ये तो फिक्सचर्स बोला। लेकिन एसी के जो ड्रेनेज का पाइप है, वो वाटर टैप के अंदर जो पाइप लगा हुआ है, बिजली के ये जो प्लग्स लगे हैं, इनके अंदर की जो तार गई हुई है, इन्हें हम फिटिंग्स बोलते हैं। ये एसेट्स होती हैं आपकी। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, घोड़ा और गाड़ी, ये आपकी क्या कहलाएंगी? टेंजिबल एसेट्स हैं। लाइव स्टॉक, कुत्ता, गधा, बकरी, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सब आपकी क्या कहलाएंगी? लाइव स्टॉक। अच्छा, रेलवे वैगन्स और कंटेनर्स तो आपको समझ में आता है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर रेलवे साइडिंग्स? ये क्या होता होगा रेलवे साइडिंग्स? बताइए तो जरा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ देखो। नहीं, ही इज करेक्ट, कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है वो। जरा समझिएगा, जब कभी आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, देयर इज अ प्लेस जिसे हम बोलते हैं राजघाट। राजघाट में एक बड़ा पावर प्लांट है, देखा ना, लंबी सी चिमनी है जिसमें धुआं निकलता है दिल्ली का। मतलब कम से कम 15% पोल्यूशन वहीं से आता है, राजघाट में।
राजघाट के पास दो हैं। तो राजघाट पावर स्टेशन है, वो थर्मल पावर है, और एक और थर्मल पावर है, दो थर्मल पावर है, दुनिया भर का धुआं उड़ाते हैं वो। ठीक है। कोयला जला के क्या करते हैं वो लोग? बिजली बनाते हैं। अब ये बताइए, कोयला जो होता है वो ट्रकों में आएगा या रेलगाड़ी में बनकर आएगा? रेलगाड़ी में आता है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो राजघाट से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर, 4-5, हाँ 4-5 किलोमीटर दूर है वो। ठीक है। तो जो रेलवे की, रेल की जो पटरियां जो गाजियाबाद की तरफ से आ रही हैं, शाहदरा की तरफ से होती हुई पटरियां आती हैं, वो सीधा कहाँ चली जाती हैं? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चली जाती हैं। तो मान लिया जाए ये पुरानी दिल्ली की तरफ रेल की पटरियां जा रही हैं, और यहाँ राजघाट का पावर स्टेशन है, ये राजघाट का पावर स्टेशन है, ये वाला इस तरफ। ठीक है। तो राजघाट का पावर स्टेशन बना हुआ आपके पास, चिमनी धुआं निकल रहा है, राजघाट का पावर स्टेशन। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से। आपने क्या किया, आपको लगता है कि पहले सारा का सारा कोयला कहाँ उतरेगा? ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेगा। फिर वहां से आपके ट्रक लगेंगे, वो ट्रक उठा के कहाँ लाएंगे? ये लाएंगे। आपने क्या किया, आपने लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बोला कि भैया रेलवे पटरी से लेकर यहाँ मेरे पावर स्टेशन तक ये मैं पटरियां बिछा रहा हूँ। क्या बिछा रहा हूँ? रेल की पटरी बिछा रहा हूँ। और ये जमीन का इतना टुकड़ा है कि आप हमारे नाम कर दीजिए। अब पावर स्टेशन भी सरकारी होते हैं। एमसीडी से उन्होंने क्या ले लिया? एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। यहां से रेलवे की उनकी पूरी की पूरी रेलवे की बोगी आई, और क्या हो गया? कहाँ खाली कर दिया उसने उसको, कंटेनर को। रेलवे के जो कंटेनर होते हैं, मालगाड़ियां देखिए आपने खुली कोयले वाली, तो यहाँ खाली करेंगे और यहीं से निकल जाएंगी। अब वो स्टेशन नहीं जाएंगी। जब झारखंड बोकारो वगैरह से स्टील जब कोयले की आती हैं, तो पूरी पूरी गाड़ियां आती हैं कोयला भर के। एक गाड़ी नहीं, 15-15, 10-10 गाड़ियां आती हैं। इन्होंने क्या कर रखा होता है, सारा कोयला उतरता है, गाड़ियां टर्न करती हैं और अपना निकल जाती हैं। तो रेलवे पटरी से लेकर और आपके प्लांट तक जो रेलवे पटरी लाइन बिछी हुई है, ठीक है, वो जो जमीन है आपकी, उसे रेलवे साइडिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेलवे साइडिंग्स बोला जाता है। गॉट इट? कंटेनर क्या हुए? जिनमें वो सामान रख कर आ रहा है, उनको। अच्छा, अभी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं ना, इनके क्या होते हैं, कंटेनर और गाड़ियां भी इनकी अपनी ही होती हैं। तो कहाँ रेलवे से बार बार मंगवाते रहेंगे? तो रेलवे इनसे पैसा नहीं लेता कुछ भी, पटरी चलाने का पैसा थोड़ी लेगा। या क्या करते हैं कि पूरी की पूरी रेलवे की जो मालगाड़ियां उन्हें बुक कर लेते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। तो रेलवे साइडिंग्स किसे बोलेंगे? वो जमीन जो रेलवे, नियरेस्ट रेलवे लाइन से आपके प्लांट तक तो आपने पटरी बिछा रखी है, पटरी, और पटरी जिस जमीन पे बिछी हुई है वो रेलवे साइडिंग्स कहलाती है। ठीक है। टेंजिबल है ना ये तो? या इंटेंजिबल है? बिल्कुल टेंजिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम को लेके चले। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, फ्री होल्ड लैंड एंड लीज होल्ड लैंड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक लैंड जो आपने खरीद लिया, उसके मालिक आप हमेशा के लिए हैं। एक लैंड जो गवर्नमेंट ने आपको 99 ईयर की लीज पे दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि नोएडा के अंदर जितने भी मकान, जितनी भी जमीनें बनी है गांव वाली जमीन छोड़कर, वो सब क्या है, लीज पे है। नोएडा अथॉरिटी ने गांव वाले से जमीन एक्वायर करी, सेक्टर बसाए। सेक्टर के अंदर जो जमीनें आपके पास हैं, वो जमीन क्या है, लीज पर है। लेटेस्ट लीज जो होती है वो 95 ईयर के लिए होती है। पुराने जो बने हुए 90s के बने हुए घर जो हैं, वो 99 ईयर के लीज पे होते हैं। तुम्हारे वाले घर 99 ईयर के लीज पे हैं। जो महागुन वगैरह वगैरह में रहते हैं लोग, इनके घर है 95 ईयर की लीज पे, सॉरी 90 ईयर की लीज पे, नॉट 95, 90 ईयर की लीज पे। यानी कि 90 ईयर्स के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी नोएडा अथॉरिटी के पास वापस चली जाएगी। इन्हें लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? जो हमेशा आपके पास रहेगी, आप, आपके सक्सेसर, उनके सक्सेसर, उनके पास रहेगी। हाँ, ये बेटा रजिस्टर्ड ही होती हैं आपके बीच में। हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो उसका उपाय क्या होता है पता है? किसी दिक्कत को दूर करने का उपाय क्या होता है? नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी कब्जा कर ले, सर्दी वाला ठेठ गंवार वाली बात। जब कोई सिटी बहुत इंटेंस हो जाती है, पॉपुलेशन काफी अच्छी हो जाती है, तो सरकार उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देती है। अब जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगी, तो सरकार क्या करती है, हाउस टैक्स लेती है। क्या लेती है? हाउस टैक्स। अगर आप हाउस टैक्स पे करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्री होल्ड होगी। सरकार कभी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी में हाउस टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि वो तो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार अपनी प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे ले लेगी भाई? भाई प्रॉपर्टी टैक्स तो मालिक से लिया जाएगा ना। तो इसीलिए नोएडा में आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन दिल्ली में घर होगा आपका, तो वहां आपको हाउस टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि वहां घर आपके अपने हैं, वो आपके पास लीज पे नहीं है। अच्छा सुनो, हाउस टैक्स किससे लिया जाएगा? घर के मालिक से ना। तो जब नोएडा अथॉरिटी ने आपको घर जो बेचा, वो लीज पर बेचा, कि भाई 99 ईयर के लिए तुम्हारा है ये,
तो नोएडा, तो घर का असली मालिक कौन है? नोएडा अथॉरिटी। तो नोएडा अथॉरिटी अपने से थोड़ी टैक्स लेगी। अब सुन, मैं बताता हूँ। अब अगर नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा अथॉरिटी की जगह नोएडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया, जैसे गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, वो बन गया, तो ऐसे में क्या होगा जानते हैं आप? अब ऐसे में ये होने वाला है कि जो टैक्स है, क्योंकि घर आपके हो गए अब, तो फ्री होल्ड हो गए सारे। तो अब नोएडा अथॉरिटी क्या करेगी? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ नोएडा अब आप लोगों से हाउस टैक्स लेगी। हाउस टैक्स, आप घर के मालिक हैं, आपके घर के साइज से सरकार रेट डिसाइड करती है। जैसे दिल्ली में, लाइक आई हैव अ हाउस इन दिल्ली, तो वो डीडीए के फ्लैट है, ठीक है, 2 रूम फ्लैट है। तो वहां जो होता है एनुअल, जो एनुअल करीब करीब 2 या 2,500 रुपये एनुअल मुझे हाउस टैक्स देना पड़ता है। किसी का बड़ा घर होगा उसे ज्यादा, किसी का और बड़ा घर उसका ज्यादा, कमर्शियल होगा तो और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करके करते हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उस पर हाउस टैक्स दिया जाता है, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे हाउस टैक्स नहीं दिया जाता। इसलिए नोएडा में किसी घर पे आपको, किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता, ना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। बट दिल्ली में ऑन एवरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एवरी कमर्शियल प्रॉपर्टी, यू हैव टू पे हाउस टैक्स, क्योंकि वो फ्री होल्ड है। गॉट इट? तो इज इट क्लियर? लीज होल्ड, फ्री होल्ड लैंड क्या होता है? होगी आपकी एसेट्स वो, 90 ईयर के लिए आपके पास ही है वो। अच्छा, प्रीमाइसिस या बिजनेस प्रीमाइसिस? अब जरा समझिए। अब जब बेटा, अगर क्वेश्चन बोलता है आपसे, कई बार बोलता है ना कि यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ स्कूल प्रीमाइसिस। अरे व्हाट इज स्कूल प्रीमाइसिस? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्या होगी? सर स्कूल स्कूल एरिया का, ग्राउंड्स, मतलब स्कूल की स्कूल के सामने वाला जो एक्सप्रेस वे, वो भी बाउंड्री। तुम्हारा? नहीं। इस- अरे भाई, स्कूल की बाउंड्री के अंदर वाला एरिया, स्कूल की जो वॉल्स हैं, क्लोज वॉल्स हैं, उनके अंदर वाला एरिया, उसे स्कूल प्रीमाइसिस बोलते हैं। बिजनेस और बिजनेस प्रीमाइसिस, भाई मान लो आपका नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपका क्या, एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री की बाउंड्री होंगी ना, होती है ना बाउंड्री। 2,000 स्क्वायर फुट का, 10,000 स्क्वायर फुट का, 15,000 स्क्वायर फुट का फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री में देखो चारों तरफ वॉल कर रखी होगी आपने, हर फैक्ट्री ने वॉल करके दूसरे से डिफरेंशिएट कर रखा होता है ना, उसे कहते हैं आप प्रीमाइसिस। मतलब क्लोज वॉल के अंदर जो एरिया, आई एम सॉरी, उसे प्रीमाइसिस बोला जाता है। तो प्रीमाइसिस कोई अनोखी चीज नहीं है, आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है, उसको बाउंड्री कर रखा है, बाउंड्री के अंदर का एरिया आपका बिजनेस प्रीमाइसिस कहलाता है। जैसे आपके स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, स्कूल का सब कुछ है, तो स्कूल की बाउंड्री के अंदर ना, स्कूल प्रीमाइसिस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो स्कूल का ग्राउंड, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की कैंटीन, स्कूल का कैफेटेरिया, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर कहलाएगा, स्कूल की प्रीमाइसिस के अंदर कहलाएगा। बहुत थक गया बच्चा आज, है ना? कोई बात नहीं। चलिए, ये तो टेंजिबल हुआ भाई, टेंजिबल हुआ। आइए इंटेंजिबल को देखते हैं, इंटेंजिबल देखिए। आइए देखिए, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूले, कॉपीराइट, रेसिपीज भी, और गुडविल भी। ठीक है, ये सारी क्या कहलाती हैं? आपकी इंटेंजिबल होती हैं। इन्हें आप छू देख महसूस नहीं सकते हैं, बट इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब आपके पास? अब आप देखिए जरा ध्यान से। हमने एसेट साइड के सारे आइटम डिस्कस करे आपके साथ। चलिए लायबिलिटी साइड में चलते हैं। पहले करंट लायबिलिटीज आ जाते हैं। बैंक हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, दिस इज व्हाट, करंट लायबिलिटी। ट्रेड और नोट्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ऊपर उधर एडवांस एक्सपेंस थे, तो इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं भाई। हाँ या ना बोलो? उधर एडवांस एक्सपेंस है तो इधर आउटस्टैंडिंग है। एडवांस एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हाट, लायबिलिटीज। और अगर आउटपुट आउटपुट आ जाता है तो इस तरफ रखा जाएगा। और कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल गई है, वो इनकम भी कहाँ चली जाएगी? इसी तरफ आएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, क्योंकि पैसा तो मिल ही लिया आपने, लेकिन काम तो नहीं करके दिया ना, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाएंगे। नीचे आ जाए नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच इज टू बी पेड बियॉन्ड 1 फाइनेंशियल ईयर। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, सब क्या कहलाएंगे? नॉन करंट। एक बात समझना, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, बिजनेस स्टडीज, तो जैसे लोन होता है, बिजनेस स्टडीज में लोन होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे, आपको दिखेगा उसके अंदर चैप्टर में। लोन की कैटेगरी क्या बना रखी होती है? शॉर्ट टर्म यानी 1 साल का, मिड टर्म यानी 1 से 5 साल का, और लॉन्ग टर्म यानी 5 से साल का। अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग में दो कैटेगरी है सिर्फ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
नॉन करंट और करंट। करंट किसको बोलेंगे? 1 साल से नीचे का। और नॉन करंट किसे बोलेंगे? 1 साल से ऊपर का। बिजनेस स्टडीज में 3 क्लासिफिकेशन है, यहाँ नहीं है, हम अकाउंटिंग के हिसाब से करेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बिजनेस स्टडीज में तो शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म है। अकाउंटेंसी में सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म एक फाइनेंशियल ईयर, लॉन्ग टर्म एक के बियॉन्ड। आगे चलें जरा थोड़ा सा। अगर लोन डेबिट था तो क्या था? एसेट्स। और लोन क्रेडिट है तो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम एक्स वाई जेड। मॉर्गेजेस। मॉर्गेजेस क्या होते हैं जानते हैं? मॉर्गेजेस भी लोन होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोन होते हैं जिनके अगेंस्ट आपने कोई एसेट्स मॉर्गेज कर रखी होती है, कोलैटरल्स होती हैं। ये वो चीजें होती हैं। ठीक है, उन पर इंटरेस्ट भी। फिर आती है बारी रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पे नहीं करेंगे तो। रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व्स, याद है ना, प्रोविजन रिजर्व चैप्टर में पढ़े थे ये सारी चीजें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सारे के सारे क्या, रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में चलते हैं। फिर आता है प्रोविजंस। प्रोविजन जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं, हमने क्या करा, लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डाला है। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों दिखेंगे। तो यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने क्या करा, सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म में डाला। इट कुड बी शॉर्ट टर्म एज वेल। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रोविजंस की कैटेगरी में जाते हैं। और नीचे है कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्या जोड़ते हैं आप? एडिशनल कैपिटल जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ठीक है, नेट लॉस माइनस करते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, अगर कहीं क्वेश्चन में इनकम टैक्स आ जाए, इसे क्या बोलते थे? ड्राइंग्स। वो भी माइनस होगा। कहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाता था, याद है ना, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या एंट्री करते थे? ड्राइंग्स टू कैश बैंक। वो भी यहाँ आता है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो क्या मानेंगे उसे? ड्राइंग्स मानेंगे। लेकिन अगर बोले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय, तो इनडायरेक्ट है, तब वो पीएलएन में जाएगा। हाँ, नहीं, अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस लिखा है और कुछ नहीं लिखा किसका है, तो हम मानेंगे बिजनेस मालिक की लाइफ का इंश्योरेंस है। अक्षर ध्यान दीजिए, अर्जुन वैद वाइब्रेंट है, बहुत पढ़ाई करके आया है अभी। क्या बातें कर रहे हो बेटा? मेरे से पूछना, मैं भी तो खड़ा हूँ सामने। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस में लोग गलती करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी करोगे वो गलती। और जब जब मैं ये बोलता हूँ, वो गलती एग्जाम में होती है। ठीक है जी। अब जरा समझिए, अब जो तुमने पूछा था ना कि सर बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, जरा ध्यान से देखना बेटा। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जरा समझिए, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ये है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कैसे? पहले करंट असेट्स, फिर नॉन करंट असेट्स। पहले करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी। उसे बोलते हैं हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यानी कि पहले लिक्विड एसेट्स रहेंगे, फिर टेंजिबल फिक्स एसेट्स जाएंगी। अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं तो क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये जो भी मैंने स्टेटमेंट आपको दिखा रखा है स्टेट नोट्स पे, ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है, देखो जरा, वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं? इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स ऊपर रख दूं, फिर करंट नॉन करंट नीचे रख दूं, फिर करंट नीचे कर दूं, मतलब अगर इसके ऑर्डर को मैं फ्लिप कर दूं अगर, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? वो इन ऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज दो तरह से प्रेजेंट करी जाती हैं बेटा। क्या एक तरीका होता है? एक होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जो आपकी शीट में दे रखा है वो कौन सा? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। उसको अगर मैं फ्लिप कर दूं, नीचे वाली को ऊपर ले आऊं और नीचे वाली को ऊपर वाली को नीचे ले आऊं, तो कौन सा ऑर्डर बन जाएगा? वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बन जाएगा। ठीक है। अब जरा एक बार वो बड़ी वाली शीट निकाल लीजिए। बड़ी शीट निकालिए फटाफट से एक बार जरा। दिख रहा है बेटा बड़ी शीट सबको? कैन यू सी दिस? बड़ी शीट के, बड़ी शीट के पेज नंबर 8 पे पहुंचे सब लोग। ओपन अप पेज नंबर 8। अरे ठीक है भाई, पेज नंबर 8 खोलो। डबल शीट, जो 12 10 पेज की शीट है उसे खोलिए। पेज नंबर 8 खोलिए। ऑनलाइन में दिख रहा है सबको? पेज नंबर 8 खोलो बेटा उसका। पेज नंबर में क्या दे रखा है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी गिवन बिलो लिखा हुआ है, देखो जरा। कैन यू सी दैट? दिख रहा है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अरे पेज नंबर 8 खोल ले भाई। हाँ देखो क्या दिख रही है, बैलेंस शीट दिख रही है आपको सबको? कैन यू सी दैट बैलेंस शीट? ये है इन ऑर्डर ऑफ क्या?
लिक्विडिटी कैसे दिख रहा है देखिए, उधर करंट लायबिलिटी तो उधर करंट असेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड, नॉन करंट लायबिलिटी, रिजर्व सरप्लस और कैपिटल। ठीक है, राइट हैंड साइड पे चाहिए करंट असेट्स, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड, एक्रूड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? नीचे चलिए क्या दिख रहा है, नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स टेंजिबल, फिक्स असेट्स इंटेंजिबल। ये कौन सा ऑर्डर है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगले पेज पे चलिए, जरा देखिए, अगले पेज पे देखिए, कैन यू सी दैट? अब वो ऑर्डर फ्लिप हो गया, देख रहे हो? ऊपर वाले से कंपेयर करो तो ऑर्डर बदल गया ना। क्या दिख रहा है अब देखो, अब दिख रहा है ऊपर कैपिटल, फिर रिजर्व सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। उधर दिख रहा है क्या, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स। ये कौन सा ऑर्डर है भाई? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इज दैट क्लियर? किसे बोलेंगे इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और किसे बोलेंगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, समझ में आया? अब कुछ टीचर्स क्या कराते हैं कि बोलते हैं कि नहीं बेटा, आप ना इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में करिए, तो मैं कराऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज नो नीड फॉर दैट। अगर आपके स्कूल में बोला, किसके स्कूल में बोला कि हेडिंग के अंदर डाल के करना है, बोला है किसी के? बोले? समझ में आया कैसे करना है? दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, दैट सीम्स टू बी इजी नाउ। यू हैव स्पेसिफाइड हेडिंग्स, आपको डालना है, मैं करके दिखाऊंगा उसको भी कैसे करते हैं, ठीक है? तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट के अंदर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? चलिए, इसी शीट के अब आप पहुंच जाइए पेज नंबर 8 पे दोबारा से। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में, 1 नंबर का और 3 नंबर का आता है। बता क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? क्या है क्वेश्चन? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आपका वाइवा अगर होगा ना कभी प्रैक्टिकल का 11th में, तो पूछेंगे टीचर बेटा व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज प्रेजेंटिंग बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, एक तो ये पूछेंगे। और पूछेंगे भाई ये बताओ व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखो नोट पेज नंबर 8 के शुरू में लिखा हुआ है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बेटा समझिए, ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर नेचर के आइटम को एक हेडिंग में रखना, जैसे सारे करंट असेट्स को एक हेडिंग में रखना, नॉन करंट को एक हेडिंग में रखना, टेंजिबल को एक हेडिंग में रखना, इंटेंजिबल को एक हेडिंग में रखना। ये कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या कहलाता है? ग्रुपिंग। सिमिलर नेचर के आइटम को सिमिलर कैटेगरी में रखना, नॉन करंट को नॉन करंट में, करंट को करंट में रखना, टेंजिबल को टेंजिबल में, इंटेंजिबल को इंटेंजिबल में रखना। इसे कहते हैं हम क्या? ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? मार्शलिंग किसे कहते हैं पता है? शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इधर इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसे कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? तो क्या हुआ मार्शलिंग? तो अगर मैं बोलूं ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज को सिमिलर नेचर के आइटम में रखने को हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में रखने को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुपिंग कहते हैं। और जब हम उन एसेट्स और लायबिलिटी को इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस दिखाएंगे तो क्या कहेंगे उसे? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहलाएंगे, ठीक है? दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, सीखा? चलिए, अब एक बार उस नोट्स को दोबारा से देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सारी हेडिंग्स बता दी हैं आपको, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस। इस पर एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक लास्ट पेज देख लो एक बार बस, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, कि आपकी एरर तो नहीं है वो देखने के लिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा, लेकिन और ट्रायल बैलेंस में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल के अंदर एडजस्ट होते हैं, अभी ऊपर दिखाया था। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जोड़ेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे, इतना होता है। प्रेजेंट होता है लेकिन प्लस माइनस की फॉर्म में होता है। ट्रायल बैलेंस में तो बनता ही नहीं है। और आगे चलें, नेसेसिटी, इसे बनाना जरूरी है क्योंकि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस इसी से पूरी होती है। जब बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है। और ट्रायल बैलेंस बनाना होता है क्योंकि इसके बिना आप फाइनल अकाउंट बना ही नहीं सकते हो, इंडिस्पेंसिबल है ये। बेटा नोट्स को देखो, हेडिंग्स,
इसकी दो हेडिंग्स होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वहां डेबिट एंड क्रेडिट की हेडिंग होती है। कवरेज, इसके अंदर बेटा समझना, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों अकाउंट आते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो अकाउंट है, बैलेंस शीट के अंदर दिखता है नहीं दिखता? दिखता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखता है। याद करो ट्रायल बैलेंस चैप्टर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो क्या बोलेंगे उसे? एडजस्टेड परचेज बोलेंगे। और आगे चलते हैं। पीरियड, ये नॉर्मली ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ट्रायल बैलेंस कभी भी बनाया जा सकता है। एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स। और ट्रायल बैलेंस में तो आपको एडजस्टमेंट करना ही नहीं होते हैं। यू कांट डू एनी एडजस्टमेंट। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट शो करे जाते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू सब शो करे जाते हैं। ये डिफरेंस 3 नंबर का आता है, इसलिए मैंने बताया आपको। गॉट इट? ठीक है। चलिए, अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते हैं, और कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। अभी कोई डाउट इसका यहाँ तक किसी को? ठीक है। तो बड़े वाले नोट्स और छोटे वाले नोट्स आपको पढ़ने हैं अपने आप ढंग से। बंद कर ले बेटा इसको। चलिए, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। कैसे करते हो मेरे साथ साथ चलना है। आइए देखें बस, अपना जो नोटबुक है आपका, ये जो नोटबुक आपको दिख रही है, इसके ऊपर वाले हिस्से में ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे वाले में प्रॉफिट लॉस बना लीजिए। अगले पेज में स्ट्रक्चर बना लीजिए बैलेंस शीट का। ठीक है। इज दैट ओके? हम तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस। नहीं करना है ऐसे। तीनों फॉर्मेट बनाइए, आइटम डालना है। ये लीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं, एक छोटा सा हिंट आपके लिए, एक छोटा सा टिप है आपके लिए, उसको जरा ध्यान से देखिए। कैसे? ध्यान से देखिए, गौरी गौरी का इधर छोटी। देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कोई आइटम है, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर कोई आइटम है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। या तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा वो? एक्सपेंस होगा। या क्या होगा वो? एसेट्स होगा। इज दैट ओके? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखने वाला आइटम या तो एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा। ठीक। अगर वो एसेट्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो एक्सपेंस है तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। या तो वो डायरेक्ट होगा, या क्या होगा वो? इनडायरेक्ट होगा। गॉट इट? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया हुआ है आपको। अगर डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा वो? ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट तो, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। ये नोट करके रखना अपने पास, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डेबिट साइड में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दिख रहा है, वो दो पॉसिबिलिटी, या तो एक्सपेंस या एसेट्स। अगर वो एक्सपेंस है, फिर से दो पॉसिबिलिटी, या तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ये क्या हो गया बाबा? कर दे भैया बंद। अगर वो डायरेक्ट है, ये सुनो, कंबल पहने घूम रहे हो तुम लोग, फिर तुम्हें गर्मी लग रही है यार। डायरेक्ट अगर है, सुनो, तो उसे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डालेंगे। और अगर इनडायरेक्ट है तो कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो आपको बना के दिखाया था मैंने। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में कोई आइटम दिखता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो इनकम होगा, या क्या होगा वो? लायबिलिटीज होंगी। क्या होगा? इनकम या लायबिलिटीज। अगर वो इनकम है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो क्या होगी वो? डायरेक्ट होगी। या क्या होगी वो? इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट अगर होगी तो वो सेल्स होती है, और कहाँ दिखती है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में दिखती है? क्रेडिट साइड में दिखती है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो कहाँ दिखेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखेगी। बस, इसको नोट कर ले। ये कोई रटने की चीज नहीं है, सिंपल लॉजिक है। डेबिट बैलेंस वाले आइटम या तो एक्सपेंस होंगे, या क्या होगा? एसेट्स होगा। और क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम या तो क्या होती है? इनकम होती है, या क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है। और अगर एक्सपेंस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। और अगर इनकम डायरेक्ट है तो वो सिर्फ सेल्स होगी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में।
और अगर इनडायरेक्ट है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। बस इतना करना है, इसे नोट कर लें आप। और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ यहाँ पर, वो हम सामने रखेंगे। इधर लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं भाई हम लोग? 17, क्वेश्चन 17। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, अच्छा किसका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, नाम बताइए। नाम लिखा है किसी कंपनी का, फर्म का? हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किसका? हाँ। डेट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आनंद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ऐसे बना देते हैं। रुपीज क्रेडिट और पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स और डेबिट, ठीक है। इतना बना लिया, इतना बड़ा बात है, इतने बड़े से ज्यादा नहीं बनता, वो ज्यादा आइटम होते नहीं है। फिर इस तरफ चले, यहाँ पर यहाँ लिखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आनंद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, वैसे ही बनेगा बिल्कुल नीचे तक, ऐसे। रुपीज पर्टिकुलर्स। लास्ट में जब मैं पढ़ा रहा था ना आपके सीनियर्स को, तो उसने क्या करा, बच्चे ने एक पेज को ऐसे बांट दिया दो हिस्से में। मैंने कहा ये क्या किया? पर सर आपने भी तो ऐसे ही करा बोर्ड पे। दिस इज दिस इज योर वन पेज, ये नहीं कि अपने एक पेज को मोड़ के फिर उसमें आधा करना, ऐसे नहीं करना प्लीज, ठीक है। करा किसी ने ऐसा? सर यार, ऐसा तो नहीं करा ना, एक ही पेज पे दोनों अकाउंट ऐसे मिक्स कर दिए? नहीं करा। अच्छा, इधर बनाते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट ऑफ आनंद एज एट 31 मार्च 2024, ऐसे। और बैलेंस शीट बनाने के लिए इस तरह से, रुपीज एसेट्स, रुपीज लाइबिलिटीज, ऐसे करते, दिस इज डन। बड़े इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ठीक है। बन गया, स्केलेटन तैयार है आपका। अब बना बेटा फटाफट से, लाइनें खींचो, 11th में आगे लाइन मारनी नहीं आई अभी तक। सर ये इस वाले पूरा, क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है? क्या पेज नंबर है बताओ तो जरा। 18 पॉइंट, नई बुक में पेज 18.65, ऐसे। चलिए करिए, फटाफट से स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर करते हैं इसको आगे। ये जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये पैंट होती है और ये शर्ट होती है, दोनों पहनाइए अकाउंट, मतलब मुंडी तो गायब कर देते हैं अकाउंट की। लाइनें खींचिए दोनों, पर्टिकुलर के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइनें खींचनी है, करिए, बड़ा और दिखता है वो। अब एक स्ट्रक्चर तरीका, गड़बड़ नहीं होती। आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास होना ही होना है, एक। परचेजेस भी आपको मालूम है होती होती है, सेल्स भी आपको मालूम है होती होती है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको मालूम है ये होता ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक भी आपने यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए, बताइए क्या क्या वैल्यू है, क्वेश्चन में देख के बताइए। यू नो व्हाई आई एम राइटिंग इट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है ना। बता भाई, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन? 99,450, डन। व्हाट इज परचेजेस? परचेजेस 6 लाख इज, अच्छा सुनो, परचेज में कोई रिटर्न है, देखो जरा ध्यान से, कोई रिटर्न दे रखी है? कहीं कोई रिटर्न दिख रही है? नहीं दे रखी, ठीक है, नहीं दे रखी। अगर रिटर्न होती तो क्या करता, परचेज लिख के उसमें से रिटर्न माइनस करता, क्योंकि हमें नेट परचेज लिखना होता है ना, याद है नेट परचेज। परचेज की वैल्यू बताई कितनी है? 6,09,20, डन। चलिए जी, अगला आइटम बताइए, सेल्स कितनी है? सेल्स ढूंढो पहले क्वेश्चन में, कोई रिटर्न है, सेल्स रिटर्न देखो, कहीं कोई रिटर्न दिख रही है सेल्स पे? हाँ, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं मुझे, सर ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि सेल्स पे कोई रिटर्न नहीं दिख रही। कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है, वी हैव टेकन इजी क्वेश्चन। तो सेल्स पूरा अमाउंट बताइए कितना है? सर 7,81,820। ये लीजिए, लिख लिया।
व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है बाहर गिवन है, देखो जरा। क्लोजिंग स्टॉक बाहर कितना, 1,43,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होता है वो एडजस्टमेंट में दो जगह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी जाएगा 1,43,000। बेटा प्लीज ध्यान रखना, लोग क्लोजिंग स्टॉक को डालना भूल जाते हैं बस, इसीलिए मैंने ये चीजें पहले डलवा दी। ठीक है, और ये एसेंशियल पार्ट है। हो गया ये। अब पहले आइटम से शुरू करो, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? कैपिटल। कैपिटल के लिए आपको मालूम है यहाँ है, मैंने ऊपर ही लिख दिया कैपिटल, मैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी वाला पढ़ लूँ, जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में डाल दीजिए। अगर आपके टीचर ने ये नहीं बोला कि आपको हेडिंग के अंदर डाला, तो जिस ऑर्डर में आइटम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वैसे डालते जाइए। कैपिटल कितने का है बताइए? कैपिटल को ना हम आउटर कॉलम में नहीं डालेंगे, इनर कॉलम में डालेंगे, क्योंकि इसमें हमें प्लस माइनस करने होते हैं, है ना? कितना बताइए? 4,60,000। चलो अगला आइटम बताइए। अब क्रेडिटर देखो कहाँ लिखा है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो कर क्या रहा है भाई, कहाँ से पढ़ना शुरू करा? हाँ जी। अब सुनिए, अब सुनिए, क्रेडिट वाला आइटम प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ देखिए रूल लगाते हैं, क्रेडिट वाला आइटम क्या है, या तो लायबिलिटी या फिर क्या होगा, इनकम। तो क्या क्रेडिटर लाइव इनकम होती है? नहीं ना, लायबिलिटी है। तो थोड़ा स्पेस देखिए, हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स। कितने का क्रेडिटर्स है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 470, ऐसे लिख दिया। अगला आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। रुक रुक जा रुक जा रुक जा। सेल्स। सेल्स हम ऑलरेडी लिख चुके थे, कोई परेशानी नहीं है। और सुनो बेटा, अगर हमें पता करना होता सेल्स इज अ क्रेडिट साइड आइटम, इधर इट इज अ लायबिलिटी और इनकम। सेल्स लायबिलिटी तो होती नहीं है, इनकम होती है। डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी बताओ? डायरेक्ट तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में ऑलरेडी डाल चुके हैं। हम रूल को वेरीफाई कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। बेड डेट रिकवर्ड। बताओ भाई, बेड डेट रिकवर्ड किस तरफ दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में बेड डेट रिकवर्ड कहाँ दिख रहा है? शाबाश। बेड डेट रिकवर्ड क्रेडिट साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। तुम ध्यान दो अब, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए। ना क्रेडिट साइड का आइटम या तो इनकम होगा, लायबिलिटी। बेड डेट रिकवर्ड लायबिलिटी होती है क्या? नहीं। अरे भाई साहब, बेड डेट रिकवर्ड इज अ लायबिलिटी और इनकम, ये बताइए। इनकम। इनकम डायरेक्ट होती है इनडायरेक्ट होती है? क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो एक ही है, इनडायरेक्ट कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? किसकी क्रेडिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो हम थोड़ा स्पेस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड। कितने रुपए का बताइए? क्या कह रहे हो तुम यार? 1,750। हाँ जी। आई एम सॉरी। अब आया अगला आइटम, लोन। देखो भैया, लोन देखो कहाँ, डेबिट में क्रेडिट में, देखो बेटा खुद देखो अपनी, मुझे मत देखो। क्रेडिट में। तो लोन अगर क्रेडिट साइड का आइटम है तो या तो लायबिलिटी हो गया, इनकम बता क्या है? लायबिलिटी। लोन इनकम तो है नहीं। लायबिलिटी, लायबिलिटी में कितने का? लोन 1,20,000। अगला आइटम देखिए, नेक्स्ट आइटम बोलो भाई। डेटर्स। देखो साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में। डेटर अगर लिखा है डेबिट साइड में, या तो एसेट्स होगा, एक्सपेंस क्या है? एसेट्स। यहाँ चले गए, लिख दिया डेटर्स। कितने का डेटर्स है बताइए? बताओ डेटर की वैल्यू। 38,850। चल बेटा अगला आइटम देख, कर रहे हो दूसरा। सैलरीज। दिख रहा है डेबिट साइड में। यहाँ देखो देखो डेबिट साइड में, या तो ये एसेट्स होगी या एक्सपेंस क्या है? अब एक्सपेंस में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। मतलब से, बेटा समझो, वेजेस होता तो डायरेक्ट, सैलरीज है तो क्या? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए कहाँ जगह है देखो जरा, इनडायरेक्ट कहाँ लिखा, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, इधर आ जाइए। यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरीज। कितने का सैलरीज है बताइए? वैल्यू बोलिए सैलरीज की। हाँ, 40,000। ठीक है जी, अगला बच्चा। डिस्काउंट। भैया सुनो तुम लोग, डिस्काउंट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, कहाँ दिखा है डिस्काउंट? अरे वहां देख के बताना। डेबिट साइड। डेबिट साइड का आइटम। डिस्काउंट इज एन एसेट्स और एक्सपेंस? एक्सपेंस है। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट कौन बोला? डिस्काउंट का फैक्ट्री से क्या लेना देना भाई? हाँ इन्होंने देख लिया, मतलब फैक्ट्री डिस्काउंट वाला बैनर देख लिया होगा, बड़ा बड़ा दुकानों में लगता है, उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। बेटा डिस्काउंट जो है इनडायरेक्ट कैटेगरी का होता है, सेल्स भी दिया जाता है डिस्काउंट, प्रोटेक्शन पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता कभी भी। तो कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट लॉस की
कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो क्या किया आप लोगों ने? डिस्काउंट। कितने रुपए का बताइए? 10,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए, अगला क्या है? अगला वाला तुम्हारी बारी शौर्य। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। डेबिट में दे रखा है, क्रेडिट में दे रखा है, देख नोट्स में। डेबिट में। तो डेबिट में क्या होगा? एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा? एसेट्स। तो आ जाइए इधर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। चलिए फिक्चर्स लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। बताइए कितने का है? 550। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। उधर से पोस्टेज लिखा हुआ बेटा, डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है? डेबिट में। देखो डेबिट साइड है। पोस्टेज एसेट्स होती है, एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है? हाँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा। पोस्टेज, डाक टिकट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ये थोड़ी तो मशीन चलाने से पहले टिकट लगाएंगे उस पर, ऐसे नहीं होता। और सुनो, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना खोज पाए तो अच्छी खासी लिस्ट दे रखी है आपको। भाई एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री इज डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट होते हैं। पोस्टेज का फैक्ट्री में क्या लेने देना, कोई लेना देना, तो क्या बनेगा वो? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की डेबिट से। यहाँ लिखेंगे पोस्टेज। पोस्टेज। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन करेंगे आसान। कितना वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? 2730। चलो अगला बच्चा। बेड डेट्स। बता कहाँ का, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में है। एसेट्स है, एक्सपेंस है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में, बिल्कुल ठीक बोले। बेड डेट। कितने रुपए का बेड डेट है बताओ? बोलो, अमाउंट बोल बेटा। 2870। डन। अगला पार्ट उठाते हैं। इंश्योरेंस। डेबिट साइड में एसेट्स है, एक्सपेंस है? इंश्योरेंस। इंटरेस्ट है सर, नेक्स्ट वाला। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट, सॉरी। बेटा इंटरेस्ट एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बेटा डायरेक्ट फैक्ट्री से है, फैक्ट्री में इंटरेस्ट का क्या लेने देना? इनडायरेक्ट। वहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। अमाउंट बोलिए कितना है? अमाउंट बोलो। 12950। हाँ, 12,950 बोलिए, 1295। थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है समझने में। चलिए, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अब बारी मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। तविश। तविश मुझे बताइए, इंश्योरेंस डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है? तविश। क्या सर? इंश्योरेंस हाँ, डेबिट। डेबिट में। तो एसेट्स होगा या एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस। कितने रुपए का? वैल्यू बताओ। अरे कोई वैल्यू बोलो यार। 4170। 4170। 170 ऐसे करके। सर एक और डाउट था। बोलिए। सर इंश्योरेंस में क्या कहते हैं, जब हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं तो वो सिर्फ मशीनरी पे लगता है, सिर्फ फैक्ट्री नहीं पे नहीं नहीं लगता है नहीं, या मशीनरी अच्छा पे? नहीं। फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा तब बोलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके सर। मशीन का तो इंश्योरेंस मशीन का ही होता है। अगला आइटम हमारे पास आया। आनंद बताइए, मशीनरी इज ऑन विच साइड? आनंद, मशीनरी डेबिट। डेबिट साइड में। तो एसेट्स है या एक्सपेंस है बताओ? एसेट्स। एसेट्स है तो एसेट साइड में लिख दिया। मशीन। बातें ना करें यार प्लीज। कितना रुपए की वैल्यू बताइए? हाँ, 1 लाख। बेटा जो अमाउंट जो बताता उसका अमाउंट भी बता दिया करें मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? राशि। स्टॉक ओपनिंग दे रखा है आपके पास, डेबिट में दे रखा है ना स्टॉक ओपनिंग? यस सर। वो हम मालूम है, हमने ऑलरेडी डाल रखा है। यस इसको कुछ सर। सोचना ही नहीं है। ट्रेडिंग की डेबिट साइड में चला गया, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को डाल दीजिए ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, काश इज डन। नेक्स्ट है पीहू, बताइए मुझे। परचेज डाल चुके हैं हम लोग? डेबिट। डेबिट में डाल चुके हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। परचेज जो होगा वो फैक्ट्री में जाके जाएगा, परचेज सामान बनाने के लिए। ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग की डेबिट साइड में डाला हुआ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई आगे चल के। मेरे हाथ भी, नाखून भी, देख ले बेटा उधर। इसके बाद आया वेजेस। आ लवन्या, वेजेस।
यस सर, वेजेस डेबिट है। डेबिट है। अब वेजेस डेबिट है तो क्या एसेट्स है एक्सपेंस है? एक्सपेंस। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। अरे वाह शाबाश। एब्सोल्युटली रॉन्ग, डायरेक्ट है वो वेजेस। सर डायरेक्ट हुआ। हाँ सॉरी। कितने रुपए का बताइए? सर 43,000। चलो नेक्स्ट आइटम। अंशिका। अंशिका इज हियर। अंशिका। यस सर। अंशिका, जो अगला आइटम दिख रहा है बिल्डिंग, वो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में बिल्डिंग? सर क्रेडिट साइड। बेटा तुम्हारे पास बुक है? यस सर। बुक में क्रेडिट साइड कहाँ दिख रहा है बताओ जरा मुझे। बिल्डिंग कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बताइए जरा, पेज नंबर बताइए। बताओ। यू नॉट कैरिंग बुक विद यू? कोई बात नहीं। चलो। विशा, बिल्डिंग इज ऑन विच साइड, डेबिट या क्रेडिट? तो एसेट्स है एक्सपेंस है? एसेट्स। बिल्डिंग। बताइए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू बताओ बेटा। 3,37,800। डन। नेक्स्ट पार्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस। हाँ ना, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट में या क्रेडिट में है? कहाँ दिख रहा है? मुझे बताओ डेबिट में या क्रेडिट में है? अरे बुक देख के बताओ। डेबिट में एक्सेस होगा या एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस की? डेबिट साइड में, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए का बताइए वैल्यू? 1750 50। अच्छा। अब सबसे लास्ट में बचा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। वो तो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। याद है ना, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह डाला था। तो आपने देखा, बिना किसी परेशानी के हमारे सारे आइटम चले गए, हमारा कोई आइटम छूटा नहीं है। ठीक है जी। आइए देखिए, अब हम इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले इसे क्लोज कर रहे हैं, देखिए। सर अच्छा मुझे आपने पता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों डाला है? क्योंकि वो इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना बोला जाए, डायरेक्ट मानते हैं उससे। अगर फैक्ट्री होता तो मानता डायरेक्ट। आप अपने फैक्ट्स को हमेशा इस शीट से चेक कर सकती हैं। ये शीट आपको ऑलरेडी दे रखी है। दे रखी है नहीं दे रखी है बताइए। अरे गिवन है या नहीं गिवन है बताइए। तो मतलब फैक्ट्री क्या भी दिखा है? लगेगी क्या ना। लिखा हुआ है? क्या लिखा है? इंश्योरेंस। प्लेन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा माना जाता है। ठीक है। और अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा, ये रहा फैक्ट्री इंश्योरेंस, तब मानेंगे उसे फैक्ट्री वाला, तब मानेंगे उसे उससे रिलेटेड। जब तक ओके फैक्ट्री सर। शब्द नहीं है उसे इनडायरेक्ट मानना है। अब मुझे बताइए बेटा, कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली या ये वाली? आई थिंक दिस साइड इज मोर। अब आप देखिए शॉर्टकट तरीका। दिस वैल्यू 0 2 8। 3 और 1 एक 4 हो गया। 8 12 हो गया, 7 9 24 लिख रहा हूँ देखो। 9 24 8 20। मेरा तरीका देखिए, यहाँ लिख रहे हैं क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए 0 5 और 2 7, 7 और 5 कितना होता है? 20। 7 एक और एक 5, 18 एक करी लग गया। 9 और 1 10, 13। 13 और 1 14 एक करी लग गया। 9 और 1 10, 12, 16। 16 और 6 हो गया आपका 22। टू पेरी लग गया। 6 और 8 1। कितना निकला? व्हाट इज सर आंसर? प्लीज मूव द कैमरा लिटिल बिट लेफ्ट। सर कैमरा थोड़ा कैसे? जूम इन हो रखा है कैमरा, दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, रुक जाइए रुक जाइए। ये कब हुआ? अभी अभी? नहीं सर, थोड़ी देर हो गई, 5 मिनट हो गए। ये किसी बच्चे ने लात मार दी कैमरे, बदतमीज ने। होल्ड करिए। आई फिक्स इट, डोंट वरी। तब तक आप उसको लिखिएगा, डोंट वरी। चलिए। सो देखिए, इज इट करेक्ट? 1,61,450 ठीक आया? सब लोग देख लीजिए क्वेश्चन करने का तरीका। ये जो है, ये उठा के हम इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ ग्रॉस प्रॉफिट। बातें ना करें ऐसे। विच साइड इज हायर, ये वाली है ये वाली? वही वाली ज्यादा है। यहाँ देखिए टोटल करके, इसका टोटल कितना है? 200। 163 200 मैंने यहाँ रखा। शॉर्टकट तरीका करने का,
वरना क्या होता है, इसके टोटल में से ये माइनस करिए, लेकिन मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, और पहले से बताया मैंने लेजर में बताया आपको, मैंने ट्रायल बैलेंस में बताया, हर जगह देखिए, 0 0 0 0 यूनिट प्लेस पे 0। 3 और 7 10 15 और 7 कितना होता है बेटा? आवाज ना करें सीनियर्स, थोड़ा आवाज कम कर लो। 3 7 कितना होता है? 10 15 और 7 22 और 5 कितना हो गया? 27, और हमें चाहिए 0। 27 और 3, 3 का 3 कैरी लग गया यहाँ, 3 7 10 18 और 9 27 28 और 7 35, 35 और मुझे कितना चाहिए यहाँ पर? 2। 35 और 7, 35 42 हो गया, 4 कैरी लग गया, 4 गलत है। अबे तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बिना कैलकुलेटर के करना बता रहा हूँ। 4 और 2 6, 8 10 14 15, 15 और मुझे कितना चाहिए यहाँ पर? 3। 15 में 8 जोड़ूंगा, 23, 2 कैरी लग गया, 2 और 6 7 8, 8 और कितना जोड़ूंगा मैं यहाँ? 8 और जोड़ूंगा तो 16। यू गॉट योर आंसर और नॉट? इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एक बार में आंसर निकल गया, 886370। यहां चले गए कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट। बातें ना करें भैया, देखें जरा, 88730, व्हाट इज द टोटल? 0 3 7, बातें ना करें, 548730, 7,81,200। व्हाट अबाउट दिस? 7,81,200। क्या करें बेटा? नेट प्रॉफिट है वो, नेट प्रॉफिट। तो देखा, लक्ष्य ध्यान दीजिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बना, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ डाला? यहाँ डाला। अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो इधर दिखता, वो यहाँ ट्रांसफर होता। अगर नेट लॉस होता तो यहाँ दिखता, और कहाँ होगा वो? किसमें से माइनस होता? कैपिटल से माइनस होता। तो कंप्लीट क्वेश्चन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के साथ आपके सामने ऐसे बनता है। अब आप क्या करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन घर से करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना। छोटे बच्चों की तरह ये मत बोलना कि मैंने होमवर्क नहीं करा। सुनिए, क्वेश्चन 17 18, अब तो बेटा घर जाके दोबारा करना एक बार। क्या हुआ? 18 19 और 21 और एक 23 भी करना। क्या क्या बोले क्वेश्चन मैंने? 17 18 19 और 21 और 23, इतना करना है बस। मतलब जहां जहां डेबिट क्रेडिट हेडिंग दे रखा है उसको करना है। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे, अगली क्लास में हम देखेंगे बिना डेबिट क्रेडिट के कैसे करना होता है, और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा बनाना है आपको, ट्रेडिंग भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट। उसके बाद आइटम डालना शुरू करना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डाल के करना, इससे गलतियां नहीं होती हैं। इज इट फाइन? चलिए, आज वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए।